नमस्कार साथियों, टैली गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं एमडी वैष्णव एक बार फिर से आपकी सेवा में हाजिर हुआ हूं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ में। तो मित्रों, आज अपन जो सीरीज पढ़ रहे हैं, जो अपने पिछले वीडियो में हमने मेंडल के बारे में पढ़ा था, यानी कि आनुवंशिकता के बारे में पढ़ा था। तो आनुवंशिकता के चैप्टर को ही हम आगे बढ़ाते हुए आनुवंशिकता का पार्ट 2 आज अध्ययन करेंगे। तो मित्रों देखिए, आज का अपना जो चैप्टर है वो है आनुवंशिकता। ठीक है, ये मान लो आपका पार्ट 2 है ये। तो देखो साथियों, पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि भाई जो मेंडल थे, मेंडल ने आनुवंशिकता के नियम प्रयोग किए, नियम बनाए, निष्कर्ष तक पहुंचे, लेकिन उनको जितना फायदा मिलना चाहिए था उतना फायदा उनको नहीं मिला, क्योंकि मेंडल बहुत ही दुर्भाग्यशाली थे। मारवाड़ी में अपनी कहावत है कि कर्म नहीं रे कसनिया, लगियोड़ो तो तेल ने घी कटू खाए। तो मेंडल के साथ में यही हुआ। ठीक है, मेंडल के साथ में दूसरी एक और अपन कहते हैं ना कि कर्म में कागला रुपगे, तो मेंडल रे कर्म में कागला रुपग। तो ताकि मेंडल ने मेहनत खूब की, कोशिश खूब की, लेकिन उस कोशिश का जो मेंडल को फायदा मिलना था वो फायदा उसको नहीं मिला। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि भाई मेंडल ने 7 वर्ष तक प्रयोग किए, बहुत सारी परेशानियां झेली, और मेंडल ने अपने प्रयोगों को एक पत्रिका थी जिसका नाम भी आपको बताया था, ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री नामक पत्रिका में अपने प्रयोगों को प्रकाशित भी करवाया। बावजूद इसके लोगों का ध्यान ही नहीं गया कि मेंडल क्या कर सकता है। भाई मेंडल कोई वैज्ञानिक तो था नहीं, हाँ जरूर वो पढ़ा लिखा विद्वान था। तो उसने जो अपने निष्कर्ष निकाले, प्रयोग किए, उनका जो मतलब उसने व्याख्या की, वो व्याख्या की भाषा और उनकी गणना सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स इतनी कठिन थी कि लोगों के समझ में नहीं आई। यानी कि उस समय से ये समझ लो 50 साल एडवांस वो बात उसने बता दी। जो 50 साल बाद जो बात आनी थी वो बात मेंडल ने 50 साल पहले ही कह दी। उस समय तक लोगों का इतना दिमाग ही विकसित नहीं था, समझ नहीं पाए उस बात को। लेकिन जब 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर मेंडल के प्रयोग को पुनः दोहराया, उस पर रिसर्च किया, तब लोगों को पता चला कि भाई ये बात तो पहले कह चुके हैं अपने मेंडल जी। उन वैज्ञानिकों का नाम भी मैंने आपको बताया था। एक तो थे कार्ल कोरेंस, एक ह्यूगो डी व्रीज और एक थे इरिक वान शेरमार्क। इन तीनों वैज्ञानिकों ने मेंडल के प्रयोगों को दोहराया और वो भी उसी निष्कर्ष पे पहुंचे जो मेंडल ने पहले बता दिए थे। तब लोगों को पता चला कि मेंडल एक बहुत बड़े विद्वान थे। तो देखिए, इसी चैप्टर को अपन आगे बढ़ाते हुए अब आज अपन पढ़ेंगे कि भाई मेंडल के जो प्रयोग मेंडल ने किए, उन प्रयोगों के अंदर जो शब्दावली उसने यूज की, जो टर्मिनोलॉजी उसने यूज की, उस टर्मिनोलॉजी के बारे में एक एक शब्द की हम आज के इस वीडियो में व्याख्या करेंगे। तो मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से गुजारिश करता हूं आपसे कि अगर आप मेरे इस वीडियो पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वीडियो को आप शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि आपके अपने मित्रों को और अपने जो आपके पहचान वाले लोग हैं उनको भी इस वीडियो का फायदा मिल सके। भाई मारवाड़ी में कहावत है कि अब बाकी सब चीजें तो मैं आपको सब मारवाड़ी में भी बता दूंगा, सब कुछ बता दूंगा, लेकिन प्लीज सब्सक्राइब, इसको मारवाड़ी में आपको कैसे बताऊं। तो मारवाड़ी का क्या शब्द है इसके लिए? अरे बापूड़ा सब्सक्राइब, लाल बटन दबा दो बस। ठीक है, तो अपन बिना देर किए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। बड़े ध्यान से देखना, मैं गारंटी लेता हूं कि आपको प्रत्येक एक शब्द मेरे द्वारा जो पढ़ाया गया है वो आपको समझ में आएगा। और ये अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो के अंत में आप कमेंट में लिख देना कि मेरे को समझ में नहीं आया, ये मेरी गारंटी है।
ठीक है सब। तो लीजिए शुरू करते हैं, बड़े ध्यान से देखिए। मेंडल ने जो जो शब्द यूज किए थे उनमें एक शब्द था सबसे पहले कारक। देखिए कारक क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। मेंडल ने जो शब्द यूज किया कारक, वो एज ए सिमिलियर शब्द जो वर्तमान में अपन जीन शब्द पढ़ते हैं, ठीक है, उस जीन का सिमिलियर है। यानी कि किसी एक लक्षण को इंडिकेट करने के लिए, एक लक्षण को प्रदर्शित करने के लिए मेंडल ने जो मतलब चिन्ह प्रयुक्त किए या फिर जिस शब्द का प्रयोग किया वो उसका मेंडल का कारक शब्द था, ठीक है ना। जैसे जीन किसी एक लक्षण को आगे अपनी संतान में पहुंचाने के लिए उत्तरदायी जो होते हैं वो जीन होते हैं। और जीन कहां होता है आपको पता होगा। जीन होते हैं जो गुणसूत्र होते हैं, कोशिका के अंदर केंद्रक और केंद्रक के अंदर धागेनुमा संरचना है गुणसूत्र, और गुणसूत्रों के ऊपर जीन, और वो जीन है वो सभी लक्षणों के वाहक का कार्य करते हैं। देखिए तो मेंडल ने उस समय जो शब्द प्रयुक्त किया था जीन के बदले में, ये मान लो आप, जीन के बदले में मेंडल ने जो शब्द प्रयुक्त किया था वो था कारक, ठीक है ना। तो यहां पे कारक का मतलब है जीन, और इस जीन शब्द को सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक ने दिया था, उसका नाम था जोहानसन। जीन शब्द सबसे पहले किसने दिया? जोहानसन ने। और मेंडल ने कौन सा शब्द प्रयुक्त किया था? कारक, ठीक है, ये हो गया कारक शब्द। फिर आता है दूसरा युग्म विकल्पी, युग्म विकल्पी या एलिलोमॉर्फ। अब युग्म विकल्पी क्या होते हैं? किसी एक लक्षण को प्रदर्शित करने के लिए मेंडल ने दो चिन्हों को प्रयुक्त किया था, दो चिन्ह लिए थे, ठीक है ना। उन चिन्हों को ही युग्म विकल्पी कहते हैं। जैसे अपन आगे पढ़ेंगे, मैं आपको यहां उदाहरण के तौर पर एक बता देता हूं कि जैसे किसी एक पौधे का लक्षण है लंबापन, लंबाई का लक्षण है। अब इस लंबाई के लक्षण को मेंडल ने जब प्रयुक्त किया था अपने स्टैटिक्स के अंदर, जो चिन्ह प्रयुक्त किए थे वो थे टी टी। अब एक लंबाई के लक्षण की जो जीनी संरचना है, उस जीनी संरचना को प्रदर्शित करने के लिए मेंडल ने दो चिन्हों का प्रयोग किया था। वो थे जैसे टी टी बड़े टी, और दूसरा लक्षण एक बोनापन है, उसको प्रदर्शित करने के लिए छोटी टी का प्रयोग किया था। तो मेंडल ने कि प्रत्येक जो लक्षण उसने चुने थे उसके लिए प्रत्येक के लिए अलग चिन्ह प्रयुक्त किए थे। जैसे पुष्प का रंग, पुष्प का रंग एक तो था लाल या बैंगनी और दूसरा था सफेद। तो उसने मेंडल ने जो इसके लिए चिन्ह प्रयुक्त किए थे, लाल के लिए तो था कैपिटल आर और सफेद के लिए था स्मॉल आर। तो जो ये संकेत प्रयुक्त किए मेंडल ने वो ही एलील से, यानी कि किसी लक्षण को, इसकी परिभाषा अपन ऐसे लिख सकते हैं कि किसी लक्षण को प्रदर्शित करने वाले जीन के दोनों विपर्यासी स्वरूपों को एलील या एलिलोमॉर्फ कहते हैं। तो ये होगी एलिलोमॉर्फ की बात। अब देखिए अगला जो शब्द आता है शब्दावली का, वो आता है अपना समयुग्मनजी, युग्मनजी, और एक होता है विषम युग्मनजी। विषम युग्मनजी। तो देखिए सबसे पहले बात आती है समयुग्मनजी की। अब देखिए समयुग्मनजी क्या होता है। अभी जैसे मैंने एक बताया आपको कि एक लंबेपन का लक्षण था, अपन एक लक्षण लेते हैं लंबाई, लंबापन। इस लंबेपन के लक्षण के दो जो एलील्स है, दोनों कैपिटल टी, दोनों बड़े टी लिए, ठीक है ना।
और दूसरा बोनापन का लक्षण है, उसमें लिए दोनों ही स्मॉल टी। ठीक है, अब देखिए लंबेपन के लिए कैपिटल टी और बोनेपन के लिए स्मॉल टी। तो इसमें जब दोनों ही एलिल्स, दोनों कारक, दोनों एलिलोमॉर्फ या युग्मक अगर एक जैसे हैं, समान हैं, तो उसको कहते हैं समयुग्मनजी। ये समयुग्मनजी है। दोनों कैपिटल, समयुग्मनजी हो गया। और यहां देखिए बोनेपन में भी दोनों ही स्मॉल टी, यानी कि दोनों समान तो है, तो ये भी समयुग्मनजी है। ठीक है भाई। अब देखिए विषम युग्मनजी कैसे होता है, जब दोनों ही कारक अलग अलग हो। जैसे लंबेपन की अपन बात करें तो एक कैपिटल टी, दूसरा स्मॉल टी, दोनों अलग अलग हो, उस स्थिति में जो एलिल्स है वो विषम युग्मनजी कहलाते हैं। ये विषम युग्मनजी हो गया। तो स्थिति आपके क्लियर होगी। समयुग्मनजी यानी कि दोनों कारक, किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले दोनों कारक समान हो, उसे हम समयुग्मनजी कहते हैं। जैसे ये दोनों कैपिटल हो गए या फिर दोनों ही स्मॉल हो, ये दोनों ही स्थितियां हैं वो समयुग्मनजी की है। और विषम युग्मनजी में किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले दोनों हैं एलिल्स है वो अलग अलग हो, एक कैपिटल टी तो दूसरा स्मॉल टी, इस स्थिति को हम कहते हैं विषम युग्मनजी। तो ये दोनों चीजें आपके क्लियर हो गई होगी। अगला पॉइंट आता है एक तो होता है लक्षण प्ररूप, एक होता है जीन प्ररूप। ठीक है, लक्षण प्ररूप या जीन प्ररूप। सबसे पहले अपन बात करते हैं लक्षण प्ररूप, जिसको कहते हैं फिनोटाइप भी कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं फिनोटाइप, और इसको जीन प्ररूप को कहते हैं जीनोटाइप। ठीक है, अब देखिए लक्षण प्ररूप क्या होता है भाई, किसी भी पौधे का जो बाहर से लक्षण प्रतीत हो रहा है, जो दिखाई दे रहा है, जैसे कोई लंबा है तो लंबाई उसकी जो प्रदर्शित हो रही है, वो लक्षण जो बाहर से प्रतीति है उसकी। ठीक है, अब भीतर से नहीं। मारवाड़ी में क्या है कि देखिए घणो फूट रो और मैं लकड़ नहीं करो कहें, तो जो बाहर से लक्षण है वो प्रतीत होते हैं, वो लक्षण प्ररूप है। और जो भीतरी उसकी जीन की संरचना है, कई बार क्या होता है कि कोई भी आदमी नया नया मिलता है तो अपने आप को थोड़ा मतलब अलग प्रदर्शित करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अंदर के जो लक्षण है ना, भीतरी जो लक्षण है ना, वो प्रदर्शित नहीं करता है। तो जो लक्षण बाहर से प्रतीत होते हैं, ठीक है, वो होता है लक्षण प्ररूप, जो देखने से ही पता चल जाता है। और जो उसकी वास्तव में जीनी संरचना कैसी बनी हुई है, उसको कहते हैं जीन प्ररूप कहते हैं। भाई कह गए घणो बारू फूट रो, देखिए रूप रोइडो, मारवाड़ी में कहावत है कि रूप रोइडो। अब रूप रोइडो लेकिन मैं लक्षण देवाले रही को नहीं करो कहें, ठीक है ना। तो वही बात है, या लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप। अब जीन प्ररूप का पता कब चलता है, जब उसके जीन है अगली पीढ़ी में मतलब अपने आप को प्रदर्शित करता है, या फिर अपन जीन प्ररूप कब प्रदर्शित होता है, इसके बारे में मैं आपको आगे जब इसका मेंडल का एक प्रयोग पढ़ेंगे तब इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा, ठीक है ना। तो अभी तो आपको इतना समझना है कि जो किसी भी लक्षण की बाहरी प्रतीति होती है उसको लक्षण प्ररूप कहते हैं, और उसकी आंतरिक जो जीनी संरचना होती है उसको जीन प्ररूप कहते हैं। जैसे देखिए दो युग्म विकल्प मैंने आपको बताए, ये पौधा देखने से कैसा लगेगा, दोनों ही इसके लंबेपन के लक्षण हैं, दोनों ही लंबेपन के लक्षण हैं, तो ये इसका लंबा पौधा होगा। अब यदि मैं इस तरीके से लिखूं तो दोनों ही इसके बोनेपन के लक्षण हैं, तो ये पौधा बोना होगा। लेकिन
यदि एक में लंबेपन का लक्षण और एक बोनेपन का ये लक्षण मैं ले लूं, तब ये पौधा दिखने में कैसा होगा। इसके लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एक प्रभावी लक्षण होता है और एक अप्रभावी लक्षण होता है। ठीक है, कैसे? अब इसमें लंबापन का भी लक्षण है और बोनेपन का भी लक्षण है। जब ये दोनों लक्षण साथ में होते हैं, दोनों एलील साथ में होते हैं, दोनों युग्मक साथ में होते हैं, तब जो प्रभावी लक्षण है वो ही अपने आप को प्रदर्शित करता है बाहर से। जो अप्रभावी लक्षण है उसको वो दबा देता है, दिखने नहीं देता है। जब तक ये डॉन दादा, जब तक ये प्रभावी लक्षण साथ में है तब तक अप्रभावी लक्षण को प्रदर्शित नहीं होने देगा, बाहर से दिखाई नहीं देगा। यानी कि ये पौधा है दिखने में लंबा दिखेगा। ठीक है ना? तो ये हो गया लक्षण प्ररूप। और अब आपको पूछ लूं, बता दें कि ये जो इसकी आंतरिक जीनी संरचना कैसी है। तो अब इसकी जीनी संरचना की अगर अपन बात करें तो इसकी जीनी संरचना लंबा तो है, लेकिन प्योर लंबा नहीं है, शुद्ध लंबा नहीं है। ये पौधा होगा अशुद्ध लंबा। भले ही दिखने में लंबा है लेकिन इसकी जीनी संरचना प्योर लंबे की नहीं है। दोनों ही लंबेपन के, दोनों एलील लंबेपन के नहीं है, इसलिए लंबा तो है लेकिन ये अशुद्ध लंबा कहलाएगा। ठीक है भाई? तो ये हो गई जीन संरचना की बात और अपने लक्षण संरचना की बात हो गई। अब बात करते हैं अपन प्रभावी लक्षण की और अप्रभावी लक्षण की। ठीक है ना? अगली बात आती है प्रभावी लक्षण और दूसरा है अप्रभावी लक्षण। देखो भाई साहब, इसको समझने के लिए अपन एक मेंडल का अपन को छोटा सा प्रयोग करना ही पड़ेगा। एकल संकरण करके ही अपन देखेंगे कि प्रभावी लक्षण कौन सा होता है और अप्रभावी लक्षण कौन सा होता है। तो देखिए, अपन एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। एक पौधा लिया हमने, बिल्कुल लंबा, प्योर लंबा नर पौधा। ठीक है ना? नर युग्मक लिए हमने। और दूसरा मादा युग्मक हमने लिए किसके? बोने पौधे के। ये बोने पौधे के मादा युग्मक। ठीक है ना? अब देखिए, इनके बीच में हम क्रॉस करवाएंगे तब क्या होगा? पहले तो इन दोनों युग्मकों को अलग अलग कर दो। ये टी हो गया, ये भी अलग हो गया। दोनों युग्मक यहां भी अलग कर दो, ये हो गया। अब इनके बीच में बारी बारी से क्रॉस करवाएंगे तो ये युग्मक जब इसका आएगा और मादा का ये वाला युग्मक आएगा, तब इस स्थिति में जो पौधा होगा उसकी संरचना इस तरीके से होगी। अब इसका इसके साथ हो गया तो इसी का दूसरे वाले के साथ में ये कर दो। ये क्रॉस किया तब ये स्ट्रक्चर आ गई, बड़ा टी छोटा टी। अब इस युग्मक की का क्रॉस दोनों के साथ करवा दिया हमने। अब दूसरा वाला लेते हैं, इसका क्रॉस करवा देते हैं इसके साथ, तब बनेगा ये स्ट्रक्चर आएगी। फिर इसी का इस दूसरे के साथ में भी करवा दो, तब भी ये स्ट्रक्चर आएगी। तो देखिए, ये जनक पादप है, माता पिता है, इसको कहेंगे जनक पौधे। जनक पौधों के युग्मक ले लिया हमने। ठीक है ना? तो इससे ये स्ट्रक्चर आ गई और अपना जो रिजल्ट आया वो सभी पौधे 100% इस तरीके का है। अब ये पौधा कैसा है? ये पौधा दिखने में लंबा होगा। ये जो संरचना किसी भी पौधे की आती है तो ये दिखने में लंबा होगा। इसका मतलब इसका जो लक्षण प्ररूप है वो 100% लंबे। ठीक है? अब देखिए, 100% लंबे पौधे यहां पर हमें मिले,
देखिए लंबे है, लेकिन ये जैसा प्योर लंबा हमने लिया था जो जिसमें दोनों ही युग्मक थे वो कैपिटल, यानी दोनों ही युग्मक प्रभावी थे, वो नहीं है यहां पर। ये लंबा कैसा है? अशुद्ध लंबा है। कैसा लंबा है? ये अशुद्ध लंबा है, ठीक है ना। लेकिन यहां इसमें कहीं न कहीं बोनेपन का लक्षण छुपा हुआ है, प्रकट नहीं हो रहा है, ठीक है। अब ये जो हमें पीढ़ी प्राप्त हुई, इस पीढ़ी को कहते हैं F1 पीढ़ी, यानी कि माता पिता से जो नर पौधे हैं उनसे जो पहली संतानें हमें मिली उसको हम F1 पीढ़ी कहते हैं, ठीक है। अब हमको F2 पीढ़ी प्राप्त करेंगे। हम क्या करेंगे? F2 पीढ़ी। अब F2 पीढ़ी जो हमें युग्मक मिले हैं, जो पौधे मिले हैं, उन्हीं का आपस में क्रॉस करवाएंगे। भाई सभी पौधे अशुद्ध लंबे मिले हैं हमें, तो उनका स्वपरागण करवा दो या फिर परपरागण करवाएंगे तो भी सभी पौधे लंबे हैं, अशुद्ध लंबे, तो उनका हम क्रॉस करवाएंगे। देखिए ये तरीका बता देता हूं। ये जो मैं निशान कर रहा हूं यहां पर, ये निशान प्रदर्शित करता है नर को, ये नर युग्मक है, और ऐसे करके इसके नीचे ऐसे प्लस का निशान लगाता हूं तो ये मादा युग्मक को प्रदर्शित करता है। तो इधर इस लाइन में तो हम लिखेंगे नर युग्मकों को, और यहां निशान लगा देता हूं ये वाला, इसके नीचे लिखेंगे अपन मादा युग्मकों को। तो देखिए सभी पौधे ऐसे ही है, तो युग्मक तो हमें नर के भी वही मिलेंगे और मादा के भी वही मिलेंगे, तो इनको अलग अलग कर दो दोनों युग्मकों को, मादा के भी वही मिलेंगे। अब इनके बीच में हम क्रॉस करवाएंगे, तब टी से टी हो गया तो ये हो गया दोनों ही कैपिटल टी। अब इस कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ में क्रॉस होगा, दोनों युग्मक ये मिलेंगे, तब कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखिए मादा युग्मक ये और नर युग्मक ये मिल गया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और अब ये मादा युग्मक ये और नर युग्मक ये मिल गया, दोनों ही स्मॉल टी। अब इस स्थिति में क्या हुआ? देखिए हमें कैसी संतति मिली? एक तो मिल गया ये पौधा, ठीक है, दो पौधे इस तरीके के मिल गए, कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक पौधा मिल गया दोनों ही स्मॉल टी। अब देखिए इनका हम लक्षण प्ररूप देखें, यानी कि ये पौधे दिखने में कैसे होंगे, लंबाई के लक्षण को लेकर दिखने में कैसे होंगे, तो ये पौधे होंगे, ये पौधा तो क्या होगा? लंबा होगा, ठीक है, और ये दो पौधे हैं ये भी लंबे होंगे, एक तो ये हो गया और ये दोनों पौधे दो, और एक इस तरीके का, ये तीन प्रकार के हमें पौधे मिले। लेकिन ये जो तीनों पौधे हैं ये तीनों ही लंबे मिले, लंबे, ठीक है ना। और एक पौधा जो हमें मिला, ये पौधा हमें बोना मिला, तो इसका मतलब क्या हो गया? इनका लक्षण प्ररूप के हिसाब से इनका अनुपात देखें, दिखने में पौधे तो तीन पौधे लंबे हो गए। कितने पौधे हो गए? तीन पौधे लंबे और एक पौधा बोना। ये है अपना लक्षण प्ररूप। कैसा प्ररूप मिल गया? लक्षण प्ररूप मिल गया। अब जीनी संरचना के हिसाब से इनको लिखें तो जीनी संरचना तो अनुपात ये ऊपर वाले आएंगे, तो इसमें क्या हो गया? एक तो हो गया शुद्ध लंबा। जब कहीं भी आप जीनी संरचना की व्याख्या करें तो उसमें ये शुद्ध और अशुद्ध का आपको प्रयोग करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि उसकी जीनी संरचना कैसी है। जैसे शुद्ध लंबा लिखा है तो इसका मतलब हो गया दोनों ही युग्मक है वो लंबेपन के हैं और दोनों ही समान हैं, इसलिए हम लिख रहे हैं शुद्ध लंबा। इसको कहते हैं ये शुद्ध लंबा। देख लो ये ऐसे पौधे कितने मिल गए? एक, ठीक है। दूसरे जो हमें पौधे मिले ये इस तरीके के, ये हैं लंबे हैं लेकिन अशुद्ध लंबे। कैसे है ये? अशुद्ध लंबे। तो अशुद्ध लंबे कितने हैं? दो, ठीक है, ये अशुद्ध लंबे। तीसरा है हमारा बोना पौधा।
और वो है इस तरीके की संरचना, और बोना पौधा कितना मिल गया हमें? 1 मिल गया। तो इस तरीके से ये मेंडल का एक संकर क्रॉस पूरा किया। अब अपना जो टारगेट पॉइंट था, मैं आपको जो बताना चाह रहा था, जो प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण। तो मेंडल ने जब अपने प्रयोग किए तो मेंडल ने ये देखा कि भाई नर के जो युग्मक लिए उसने वो लंबेपन के युग्मक लिए, और मादा के जो युग्मक लिए वो बोने पौधे के लिए। तो जो पहली पीढ़ी हुई, उस पहली पीढ़ी में मेंडल ने देखा कि एक भी पौधा बोना उनको प्राप्त नहीं। जितने पौधे बने वो सारे के सारे पौधे कैसे दिखे उसको? सब के सब लंबे पौधे दिखे। तो मेंडल ने कहा कि भाई साहब सब लंबे कैसे दिखे? इसका मतलब मादा युग्मक कहां चले गए? मादा युग्मक तो यहां कोई प्रदर्शित ही नहीं हो रहे, यानी कि बोना पौधा तो एक भी प्राप्त नहीं हुआ। तो इसका मतलब मेंडल ने फिर आगे उसने F2 पीढ़ी, जो पौधे प्राप्त हुए उन्हीं के युग्मक लिए और उनका आपस में स्वपरागण करवाया। तब जब F2 पीढ़ी पर आए तब मेंडल को पता चला कि भाई बोनापन का लक्षण यहां पे छुपा हुआ था तो सही, लेकिन दिखाई नहीं दिया। अगर बोनापन का लक्षण इनमें नहीं होता, जीन के अंदर नहीं होता, तो F2 पीढ़ी में बोना पौधा कहां से आ गया भाई? अगर उसके जीन में भी बोनेपन का लक्षण नहीं है तो F2 पीढ़ी में बोना पौधा आ ही नहीं सकता। तो मेंडल ने यह बताया कि बोनेपन का लक्षण F1 पीढ़ी में भी था, लेकिन वो छुपा हुआ था। इसका मतलब लंबेपन का लक्षण है, उस बोनेपन के लक्षण के साथ में जब होता है तब वो बोने पौधे को प्रदर्शित होने नहीं देता है, बोनेपन के लक्षण को बाहर आने नहीं देता है। तो मेंडल ने वहां नाम दे दिया कि प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण। और मेंडल साहब ने ये परिभाषा दी, क्या दी? कि जो लक्षण अपने आप को F1 पीढ़ी में प्रदर्शित नहीं कर सकता, वो लक्षण अप्रभावी लक्षण कहलाता है। समझ में आ गई बात? और जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रदर्शित होता है, अपने आप को प्रदर्शित करता है, वो है प्रभावी लक्षण। आई बात समझ में? यानी कि इस तरीके से, दूसरे तरीके से ये समझें कि जब दो लक्षण लिए, उन दो लक्षणों के जब युग्मक है, दोनों ही युग्मक उसमें सम्मिलित है। जैसे दो युग्मक होते हैं किसी मतलब लक्षण को नियंत्रित करने के लिए, दो उसके स्वरूप होते हैं, दो विपर्यासी स्वरूप तो होते हैं, तो उसमें दोनों एक एक लक्षण दोनों के युग्मक आ गए, यानी कि तो उस परिस्थिति में जो युग्मक अपने आप को, यानी कि जो लक्षण अपने आप को प्रदर्शित कर सकता है वो प्रभावी लक्षण होगा, और जो लक्षण अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर सकता वो अप्रभावी लक्षण होता है। तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि जब बोनेपन के युग्मक के साथ लंबेपन का युग्मक साथ में होता है, उस परिस्थिति में ये बोनेपन का लक्षण प्रदर्शित नहीं हो पाता है, लंबापन का लक्षण है उसको दबा देता है। ये तो सब जगह होता है। गरीब व्यक्ति को, कमजोर व्यक्ति को, दलित को, पतित को हर जगह दबाया जाता है भाई। जो अपने आप को प्रदर्शित करने को, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को सबके सामने लाने के लिए अपने आप में क्षमता नहीं रखता है, तो उसको हर व्यक्ति दबाता है। ठीक है ना? तो वही स्थिति है, लंबापन का लक्षण भारी पड़ रहा है किस पर? बोनेपन पर, इसलिए बोनापन प्रदर्शित नहीं हो रहा है। समझ में आ गई ना बात आपको? तो ये हो गई बात प्रभावी लक्षण की और अप्रभावी लक्षण की। अब आता है अपना, मेंडल ने कितने प्रकार के प्रयोग किए? मेंडल ने कितने प्रकार के प्रयोग किए? तो अभी आपको बताते हैं मेंडल ने कितने प्रकार के प्रयोग किए, कितने लक्षणों को लेकर प्रयोग किए। तो मेंडल ने तो बहुत सारे लक्षणों को लेकर प्रयोग किए। मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया, मेंडल ने कुल 7 लक्षण चुने थे, जो आपको मैंने बता दिया था। ठीक है ना? और उन 7 लक्षणों को अगर आप जानना चाहो तो पीछे अपने आई बटन में आपके उस वीडियो का लिंक मैंने दे दिया है, उसको आप क्लिक करके पिछला वीडियो मेरा देख सकते हैं। ठीक है ना? तो देखिए, अब मेंडल ने प्रयोग किए। सबसे पहला, एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, त्रिसंकर संकरण और बहुसंकर संकरण। संकरण ही संकरण। ठीक है भाई? तो देखिए, पहला आता है एक संकर संकरण।
क्या बोला? एक संकर संकरण। फिर आता है द्विसंकर संकरण। द्विसंकर संकरण। फिर आता है त्रिसंकर संकरण। त्रिसंकर संकरण। और फिर आता है बहुसंकर बहुसंकर संकरण। तो ये बहुत सारे संकरण ही संकरण। अब सिंपल सी बात है, आप इनके नाम से ही आपको पता चल जाएगा। एक संकर संकरण मतलब इसका क्या हुआ? जब मेंडल ने किसी प्रयोग को पौधे के एक लक्षण को लेकर उसमें एक लक्षण का ही उसने अध्ययन किया, उस परिस्थिति में जो संकरण करवाया गया उसको एक संकर संकरण कहते हैं। जैसे मेंडल ने सबसे पहले अध्ययन किया, मान लो पौधे की लंबाई को लेकर, लंबाई के बारे में ही अध्ययन किया, लंबाई के जो निष्कर्ष निकले उन्हीं को नोट किया, उसके बारे में अध्ययन किया, तो वो था एक संकर संकरण, जो मैंने अभी आपको एक प्रयोग करके बताया था, यानी एक लक्षण को लेकर। जैसे ये नर और ये मादा दोनों को लंबाई के लक्षण को ही लिया, जैसे इसमें इसको लिया बिल्कुल लंबा, प्योर लंबा, और इसको ले लिया प्योर बोना पौधा। तो इनके बीच में जब क्रॉस करवाया गया तो जो संततियां पैदा हुई, तो उन संततियों को निष्कर्ष के रूप में उन्होंने लिखा। तो ये संपूर्ण जो प्रयोग किया उसने, उसको कहते एक संकर संकरण। संकरण का मतलब तो आप समझते होंगे, मैं आपको बता देता हूं। संकरण का मतलब होता है, अंग्रेजी में संकरण को हाइब्रिड कहते हैं, ठीक है ना। हाइब्रिड का मतलब दो ऐसी जातियों के बीच में, चाहे वो संकरण पौधों में भी हो सकता है, संकरण जंतुओं में भी हो सकता है, ठीक है ना। तो दो ऐसी जातियों के बीच में मतलब निषेचन करवाना और नई संतति को उत्पन्न करना, जिनमें अलग अलग लक्षण हो और उन लक्षणों को किसी एक जीव में ही प्राप्त कर लेना, उसको संकरण कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर किसी पौधे की बात करें तो एक पौधा ऐसा है जिसकी पैदावार ज्यादा मिल रही है, और दूसरा पौधा ऐसा है जो किसी विषम परिस्थितियों में भी अपने आप को स्थापित कर रहा है या फिर अपने आप को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। जब उन दोनों के बीच में जब क्रॉस करवाया जाता है, उनके दोनों के बीच में संकरण का मतलब एक के नर युग्मक को ले लिया और दूसरे के मादा युग्मक को ले लिया, और उनसे जो संतति उत्पन्न होती है उसके अंदर लगभग ये स्थिति होती है कि उसके अंदर दोनों के ही लक्षण मौजूद होते हैं। जैसे जो नई संतति बनेगी वो पैदावार भी अच्छी देगी और उसके अंदर विषम परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता भी होगी, यानी कि विषम परिस्थितियों में उत्पन्न होने की क्षमता भी उसमें होगी। तो इस तरीके से अपन अलग अलग जातियों के अंदर पाए जाने वाले जो उपयोगी लक्षण हैं, उपयोगी उनके गुण हैं, उनको हम एक ही जाति में प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए जो तरीका है उसको कहते हैं संकरण, ठीक है ना। जंतुओं में भी होता है, आपने देखा होगा, खच्चर इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है, जिसमें घोड़े और गधे के बीच में संकरण करवाकर एक नई प्रजाति उत्पन्न की गई खच्चर, जिसमें घोड़े के भी गुण हैं, शक्तिशाली भी है, और बोझा ढोने के लिए गधे के भी उसके में लक्षण है। तो ये संकरण का मतलब एक नई प्रजाति को उत्पन्न करना जिसमें दोनों ही प्रजातियों के उपयोगी लक्षण उसमें हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मेंडल ने प्रयोग किए दूसरे द्विसंकर संकरण। द्विसंकर संकरण का मतलब होता है दो लक्षणों को लेकर, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता देता हूं, दो लक्षणों को लेकर, जैसे एक पौधा है वो लंबा है, लंबा व लाल पुष्प वाला पौधा है। कैसा पौधा है? लाल पुष्प वाला, ठीक है। इसके ले लिए हमने नर युग्मक। अब क्रॉस करा, दूसरा हमने पौधा लिया जिसका जो पौधा है बोना है, और बोना व सफेद पुष्प वाला पौधा है। उसके पुष्प कैसे हैं? सफेद है। इसके हमने ले लिए मादा युग्मक, ठीक है। और इनके बीच में हमने क्या करवा दिया? निषेचन करवा दिया, फर्टिलाइजेशन करवा दिया, ठीक है। तो इसको अपन लिखेंगे, लंबे का लक्षण है टीटी और
लाल पुष्प को हमने आर आर करके लिख दिया, बोने पौधे को हमने लिख दिया छोटे टी, और सफेद पुष्प को लिख लिया हमने आर आर। तो इस तरीके से दो पौधे ले लिए और इनके बीच में नई संतति को उत्पन्न करवा दिया, और इस तरीके का जो संकरण होता है, क्रॉस करवाया जाता है, उसको द्विसंकर संकरण कहते हैं। इसी तरीके से यदि इसके जगह पर 3 लक्षण ले लें, एक लक्षण और सम्मिलित कर दे, जैसे लंबा है, लाल पुष्प है, और उसके जो पुष्प लगते हैं वो कहाँ लगते हैं, कक्षीय। कक्षीय का मतलब होता है टहनी की कक्ष के अंदर पुष्प लगता है। और दूसरा है बोना पौधा है और सफेद पुष्प है, और वो पुष्प कहाँ लग रहे हैं, टहनी के सबसे आगे वाले भाग में लग रहे हैं, जिसको कहते हैं अक्षीय, ठीक है ना, अक्ष पर, उस टहनी के अक्ष पर लगते हैं पुष्प। तो वो हो गया, 3 लक्षणों को लेकर क्रॉस करवा दिया तो हो जाएगा वो त्रिसंकर संकरण। और मेंडल ने तो भाई बहुत ही जटिल प्रयोग किए, उसने 3 से भी ज्यादा लक्षणों को लेकर भी अपने प्रयोग किए, और जिनकी स्टैटिस्टिक्स भी बहुत ही जटिल थी, इसीलिए तो लोगों को समझ में नहीं आई। मेंडल का दिमाग उस समय बहुत एडवांस था, ठीक है भाई। तो ये हो गया एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण और त्रिसंकर संकरण और बहुशंकर संकरण। तो देखिए मित्रों, ये जो मेन जो शब्दावली मेंडल ने प्रयोग की थी वो मैंने आपके सामने ये बता दी। इसके अलावा कुछ शब्द और आएंगे आगे, वो थोड़ा सा अपन मेंडल के प्रयोग पढ़ने के बाद में अगर समझेंगे तो आपको अच्छा सा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वो 1-2 अपन मेंडल के प्रयोग करेंगे, उसके बाद में आपको जैसे टेस्ट क्रॉस है, बैक क्रॉस है, ठीक है, व्युत्क्रम संकरण है, ये सब चीजें आपको मैं 1-2 मेंडल के प्रयोग, जैसे एक संकर संकरण का, द्विसंकर संकरण का 1-2 प्रयोग करने के बाद में आपको मैं समझाऊंगा, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो मित्रों देखिए, मैंने मेरा पूरा प्रयास किया आपको समझाने का, और आशा करता हूं आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है ना। तो अब यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप ये काम कर दो, पास में आपके लाल बटन है उसको जल्दी से उसको दबा दो, और पास में घंटी का निशान आए तो उसको भी टड़न दबा दो, और आप मेरे इस चैनल के सदस्य बन जाइए। आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से आगे और पढ़ाने की कोशिश करूंगा, और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।